हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस आज हम करने वाले फ्रेंड। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो सभी साथी सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्कोलाइड होते हैं अम्ल जो कि पानी में घुलनशील है, अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। एल्कोलाइड होते हैं, वह आंसर होगा ऑप्शन सी। क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केलाइड के बारे में कुछ जान लेंगे फ्रेंड्स। एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे क्षारीय यौगिक हैं जिनमें कम से कम नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इनमें ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु भी पाए जाते हैं। यह भिन्न प्रकार के जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, पादप और जंतु। जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायक जैसे डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफार्म इत्यादि में घुलनशील होता है। उदाहरण किनिन, एंटी मलेरियल, एफेड्रिन, एंटीअस्थमा, एट्रोपिन, निकोटिन, मार्फिन, कोकिन, कोडिन, कैफिन, पाइपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, फूल की कली से। डी करेक्ट आंसर होगा। लौंग एक मसाला है। लौंग के बारे में जानेंगे। लौंग का उपयोग मसाला के रूप में किया जाता है। लौंग सुगंधित शुष्क पुष्पकली है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। सही उत्तर जाइमेज होगा। जो जाइमेज है वह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लोहे पर जस्ते का निक्षेप। यह जंग से बचाने के लिए किया जाता है। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन विधि अपनाई जाती है। डायग्राम में आप समझ रहे होंगे, जो इस्पात, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होता है, और यहाँ पर लोहे के ऊपर ये गैल्वेनाइज स्टील लगाया जा रहा है। ठीक है, ये लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है या परत चढ़ाना जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक सच्चा या वास्तविक फल नहीं है? ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स के बारे में पूछ रहा है। आंसर होगा सेब। सेब जो है, एप्पल, वह सच्चा वास्तविक फल नहीं है। एप्पल, जो एप्पल है वह सच्चा वास्तविक फल नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सत्य और असत्य फल के बारे में देखेंगे। सत्य फल क्या होते हैं? सिर्फ अंडाशय से विकसित फल को सत्य फल या यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। उदाहरण है आम, केला, पपीता इत्यादि। यदि असत्य फल है, यदि अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग फल बनने में भाग लेते हैं तो उसे असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। उदाहरण सेब, रस भरी स्ट्रॉबेरी,
अखरोट, नाशपाती आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी भाग लेता है। जो पुष्प के अन्य भाग अगर फल बनाने में भाग ले लें तो वह असत्य फल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसीलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर, ज्वलनशील नहीं होती है। यहाँ पर डायग्राम में गुब्बारे दिए गए हैं, लिखा है कि ही इज लाइट और नॉन फ्लैमेबल। तो ही इज लाइट एंड नॉन फ्लैमेबल मतलब यह हल्की और ज्वलनशील नहीं है, मतलब जो हल्की है और ज्वलनशील नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दाब बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक में क्या अंतर होगा? तो दाब बढ़ाने से पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। ए इज राइट आंसर। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन पहले घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ता है। इसे जल का असामान्य प्रसार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने के इकाई क्या है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। यहाँ पर कुछ यूनिट्स दी गई हैं, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है एक यूनिट है, ठीक है। पार्सेक जो होता है वह दूरी का सबसे लंबी इकाई होती है। नॉटिकल मील जो है वह समुद्र की गहराई नापने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद में लक्स एल्यूमिनेशन प्रदीप्ति की एसआई इकाई है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। एक पारसेक बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, सॉरी 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य उच्च वोल्टेज प्रेरित करना होता है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है श्यानता के कारण, सतही तनाव के कारण, घर्षण के कारण, लोच के कारण। तो जो बरसात की बूंदें हैं उनके गोल होने का कारण सतही तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन के बारे में जान लेते हैं। पृष्ठ तनाव, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसीलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है,
अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। वर्षा की बूंदों और पारे का कण का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता? आंसर होगा आवृत्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। माध्यम बदलने से ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यह निर्वात में नहीं चलती। आवृत्ति ध्वनि का तारत्व, आवाज पतली होती है। आवृत्ति बढ़ने से या ध्वनि का तारत्व बढ़ने से आवाज पतली होती है। आयाम बढ़ने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ने से आवाज ऊंची होती है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होता है। प्रकाशिक तंतु कार्य करता है। रेगिस्तान में मरीचिका बनता है। कांच के कटे हुए भाग का चमकीला दिखना। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाश तंतु भी कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। विभाजन के दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कांच की रुई जो है वह दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ होती है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल परावर्तन पर। जो पेरिस्कोप है वह केवल परावर्तन पर कार्य करता है। परिदर्शी पेरिस्कोप और बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जहां केवल प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, केवल परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पीजोइलेक्ट्रिक के बारे में बताया गया है। जब पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ पर यांत्रिक दबाव डाला जाता है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ क्वार्ट्ज, टोपाज, बर्लिनाइट इत्यादि होते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। अगला है, विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स, विटामिन के और कैल्शियम खनिज ये सभी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं।
विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण से में सहायक है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन में ए बी सी ए बी डी और के विटामिन दिए गए हैं। रक्त का थक्का के लिए विटामिन के सहायक होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन होता है। जानेंगे कौन सा हार्मोन किसके लिए होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्राव होता है, लैंगिक अंगों का विकास करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना इसका कार्य है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन यह वृषण में स्राव होता है, पुरुष हार्मोन है यह। लैंगिक अंगों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना इसका कार्य है। इंसुलिन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्राव होता है, रुधिर शर्करा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन उत्पादन हाइपोथैलेमस में, स्राव पीयूष ग्रंथि में। यह जो है उसका उत्पादन जो है वह हाइपोथैलेमस में होता है और स्राव पीयूष ग्रंथि में होता है। प्रसव के समय गर्भाशय का संकुचन, स्तन से दुग्ध स्राव। थायरॉक्सिन T4 थायराइड ग्रंथि से इसका स्राव होता है। आधारी उपापचय दर का नियमन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय संश्लेषण और विखंडन का नियंत्रण, जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन, आरबीसी बनाने के प्रक्रिया में सहायता, ये इसके कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि में खराबी किसके कारण होती है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में खराबी होती है, जिससे ग्वाइटर रोग भी हो जाता है आयोडीन की कमी से। प्लेटलेट, विटामिन के और कैल्शियम खनिज ये सभी रक्त के थक्के बनाने में सहायक होते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है और लोहे की कमी से एनीमिया होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। पीछे का भाग आंसर होगा। पीछे का भाग जो है वह मानव जीभ की कड़वाहट से संबंधित होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो बिटर यहाँ पर आपको दिख रहा है वह इससे रिलेटेड है। कड़वाहट के लिए यह संवेदनशील क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। अदरक एक तना होता है, यह जड़ नहीं होता, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होती है जिस माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन डी, कांच का जो है आपेक्षिक अपवर्तनांक कम होता है, अधिक होता है, इसीलिए यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। फ्रक्टोज जो है वह सबसे मीठी चीनी होती है। घर में जो हम चीनी खाते हैं उसे सुक्रोज कहते हैं, रक्त में जो चीनी है उसे ग्लूकोज कहते हैं और मीठे फल में जो चीनी है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। दूध में जो चीनी होती है उसे लैक्टोज कहते हैं और फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा, प्राकृतिक शर्करा होता है जो फलों में होता है। फ्रक्टोज को आप कैसे याद रखेंगे? फ्रक्टोज फ्रूट और फ्रक्टोज में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप फ्रूट और फ्रक्टोज से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फलियां लेग्यूम्स अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है या होती है। जो फलियां हैं अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। फलियां या लेग्यूम्स या दलहनी पादप की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेग्यूम प्रोटीन का उत्तम स्रोत है जैसे मटर, बीन, सोयाबीन, सभी दालें। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण है इंफ्रारेड। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अवरक्त किरणें विकिरण ताप स्रोत के रूप में उपयोग होता है। उच्च रक्तचाप और रूमेटोइड गठिया के इलाज के लिए इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण को फिजियोथेरेपी के सबसे सुरक्षित तरीके में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मांसपेशियों के दर्द उपचार में यूज विकिरण इंफ्रारेड विकिरण है, अवरक्त विकिरण। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी क्लासेस चल रही है फ्रेंड्स चैनल पर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो आप वो भी क्लासेस डेली लीजिए और नोट्स बनाते चले। अगर आपके नोट्स कंप्लीट रहेंगे तो आपको बाद में पढ़ने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।